वो सपना जैसे ही टूटता है सागर का, एकदम से सागर तिलमिला के उठता है। वो सपना ना हो जैसे साक्षात हकीकत हो। अपनी जिंदगी में वो दूसरी बार वही नज़ारा देख रहा था, वो खौफनाक नज़ारा जिसको शायद वो जिंदगी में कभी देखना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही उसकी होश आती है, या कह सकते हैं कि जैसे ही वो उठता है, अपने इर्द गिर्द देखता है, तो थोड़ी उसे तसल्ली होती है कि कम से कम जो उसने अभी देखा वो सच्चाई नहीं थी। फिर एकदम से उसको ख्याल आता है कि मुझे ही सपना क्यों आया। क्या इसका कारण ये तो नहीं कि वो हकीकत भी तो मैंने ही देखी थी। ये सोचता है सागर। फिर उसके दिमाग में कुछ आता है। अचानक से वो एक चीज को गौर करता है। एक झोंपड़ी, पुरानी सी झोंपड़ी जंगल के अंदर। उस दिन जब वो जंगल में थे तब उन्हें कोई भी झोंपड़ी नजर नहीं आई थी, लेकिन अब एक झोंपड़ी, उसका विजन तो आया है। क्या सच में वो झोंपड़ी है? कोई इशारा है, या फिर सच मेरा बस वहम था? सागर धीरे से उठता है, क्योंकि वो ठान चुका था कि आज इस कहानी का अंत करके रहेगा। इतने दिनों से जिस चीज को लेकर सागर परेशान था, अब वो इससे ज्यादा परेशानी झेल नहीं सकता था। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो धीरे से उठता है ताकि किसी को भी उसके उठने की खबर ना हो। अपनी राइफल उठाता है, दीवार फांदता है अपने घर की, और चल पड़ता है उस खूनी जंगल की ओर। वो जंगल जिसने ना जाने कितनी इंसानी जिंदगियां ले ली। अब वो धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था। कभी कभी उसके मन में असमंजस भी पैदा हो रहा था कि मैं वापस मुड़ जाऊं। मैं एक अकेला क्या उसका सामना कर पाऊंगा जब इतने लोगों के झुंड उसका सामना नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज को लेकर वो तत्पर था कि आज या मैं अपनी चिंता का खात्मा करूंगा, जो इतनी परेशानी में इतने दिन से झेल रहा हूं, या फिर उसका। अगर ये दोनों ना हुए तो फिर मैं तो हुई, मेरा खात्मा तो फिर होगा ही आज। अब वो जंगल में बढ़ता जा रहा था, एक ऐसे रास्ते की ओर जो सिर्फ उसने सपने में तो देखा था, लेकिन उसका सपना बिल्कुल सटीक था। जिस सपने में वो रास्ते में चलता जा रहा था, उसी रास्ते पर वो जब असलियत में जाता है तो उसको वही झोंपड़ी मिलती है जो उसने सपने में देखी थी। वो झोंपड़ी के पास जाता है, टूटी फूटी झोंपड़ी, लेकिन अंदर से रोशनी आ रही थी। वो सोचता है कहीं वो है तो नहीं वहां पे, लेकिन उसके सर पे मानो खून सवार था। वो या तो उसको मार देना चाहता था या फिर खुद मर जाना चाहता था। यही सोच के वो झोंपड़ी का दरवाजा खोलता है। जब वो झोंपड़ी का दरवाजा खोलता है तो आसपास तकरीबन बिल तो आसपास बहुत ही कम सामान था, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ाते ही उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके कदमों में आके कुछ चीज छूटी है। जैसे ही उसका ध्यान नीचे जाता है तो वो पाता है कि जो उसके कदमों के नीचे आके टूटा है वो कुछ और नहीं बल्कि इंसानी सर की खोपड़ियां हैं। क्या ये वही खोपड़ियां हैं? हाँ, सागर बिल्कुल ठीक सोच रहा था, ये वही खोपड़ियां थी। आज सागर के सामने इस बात का राज भी खुल चुका था कि आखिर इतने सर गए कहां पे। वो उसके पैरों के नीचे थे। सागर उस झोंपड़ी के आसपास देखता है, इधर उधर देखता है, लेकिन उसको और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। क्या बस यहीं तक थी? क्या जो भी वो करती है बस इसी जगह पर करती है? लेकिन अचानक से उसका ध्यान बिल्कुल कोने में जाता है। कुछ उभार था जमीन के ऊपर। जब वो खोलता है, जब वो जाता है उसके पास, तो देखता है कि एक दरवाजा है छोटा सा। जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सीढ़ियां नजर आती है, यानी कि इस झोंपड़ी के नीचे भी एक कमरा है, तहखाना है। सागर अब धीरे धीरे उस सीढ़ियों को फॉलो करते हुए नीचे जा रहा था, लेकिन जैसे ही सागर नीचे पहुंचता है तो वो देखता है कि अंदर का नज़ारा ही कुछ अलग है।
जैसे मानो इस टूटी फूटी झोपड़ी के नीचे एक अलग ही दुनिया बस रही है, या यूं कहें कि एक महल है। बड़े से कमरे, हर कमरे में मोमबत्तियां जल रही हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियां, जैसे कि कोई सभा चलती हो यहाँ पर रोज। अब सागर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो मुआयना कर रहा था कमरों का कि आखिर कहीं तो मिलेगी, लेकिन नहीं, वो कहीं पर नहीं थी। धीरे धीरे वो उस कमरे के अंत तक पहुंच जाता है जहां पर बस एक दीवार थी, उसके आगे कुछ नहीं था। फिर एक आवाज आती है, जानी पहचानी आवाज, घुराने की आवाज। पता लग जाता है सागर को कि बस वो आस पास ही है। लेकिन जैसे ही दोबारा आवाज आती है फिर से, सागर को महसूस होता है वो आस पास नहीं, पीछे है मेरे। सागर घूमता है, वो राइफल तानता है उस डायन पर, और वो डायन हंसते हुए कहती है कि दोबारा कर लो कोशिश, क्योंकि उसको पता था कि सागर शायद ना कर पाएगा। उसके हाथ कांप रहे थे, और वो डायन कहती है कि अगर चूके तो सीधा मौत, बेहतरी इसी में है कि इसको रखो और बात करो। लेकिन ये आखिर डायन थी कौन? क्यों सागर इसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था? क्या ये डायन की साजिश थी कि उसको एक सपना दिखाकर अपनी झोंपड़ी तक लाना? ये किस्सा कहां से शुरू होता है? सागर क्यों उस डायन को खत्म करना चाहता है? शुरू करते हैं आज का किस्सा, लेकिन उससे पहले आप सबका स्वागत है एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूं किस्से का बिल्डअप आपको पसंद आया होगा। इससे पहले कि अब हम अगला पड़ाव किस्से का शुरू करें, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको कहानी पसंद आएगी। साथ के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। सागर जो कि एक झारखंड के गांव का रहने वाला है। अब वो गांव बेसिकली एक जंगल के, बड़े से जंगल के करीब था। यहाँ तक कि उस गांव में कुछ बेसिक सुख सुविधाओं की भी कमी थी। सागर को हमेशा ये बात खलती थी। सागर पढ़ाई करने के लिए स्कूल में गया था शहर के, इसलिए अब उसको शहर का रहन सहन, खान पान अच्छा लगता था। वो नहीं चाहता था कि वो गांव में दोबारा वापस लौटे, लेकिन पिता की जिद के कारण वो गांव में वापस आया, लेकिन ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। कुछ समय बाद उसकी शादी होगी, एक बच्चा हो गया, लेकिन जितनी ज़मीन उनके पास थी उससे गुजारा नहीं हो रहा था सागर का। और साथ के साथ उसका मन भी बिल्कुल नहीं था। उसको बस एक ही ललक थी कि वो शहर जाकर कुछ ना कुछ कर जरूर लेगा, अच्छे तरीके से करेगा। इसी बात पर अपने पिता से कह सकते हैं कि तकरीबन मन मुटाव करके वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ शहर रुक करता है। उसके पिता बस रोती हुई आवाज में एक बात कहते हैं कि बेटा, पोते की शक्ल कभी कभी दिखा जाना। अब सागर अपने मन से तो नहीं जा रहा था। अगर उसको गांव में सुख सुविधाएं मिलती तो वो रहता। एक बेहतर जिंदगी की तलाश में वो गांव से बाहर जा रहा था। उसने अपने पिता को भी समझाया कि आप भी चलो, जमीन बेच दो, वहां पे जाके हम छोटा सा घर ले लेंगे, रहेंगे। लेकिन उसके पिता चाहते थे कि जिस जमीन पर उन्होंने जन्म लिया है, अपनी अंतिम सांस भी वहीं पर लें, इसलिए वो वहीं रह गए। जिस बेहतर जिंदगी की तलाश में सागर अपने परिवार को लेकर शहर पहुंचा था, उसकी किस्मत बहुत अच्छी निकली। उसे बेहतर नहीं, बहुत बेहतर जिंदगी मिली। जहां पर वो काम करने लगा, उसका हुनर देखकर उसकी प्रमोशन होती गई, और उसके बाद वो मैकेनिकल का काम करता था, मैकेनिक का। तो फिर उसके बाद उसने अपनी वर्कशॉप ही खोल ली। देखते ही देखते उसके हुनर के चर्चे होने लग पड़े, और कुछ सालों में वो एक बेहतरीन वर्कशॉप का मालिक बन गया। अब वो काम तो करता था, लेकिन उसके अंडर काफ़ी लोग काम करते थे। पैसा खूब हो चुका था, लेकिन एक चीज़ की काफ़ी भारी किल्लत थी, वो था समय। सागर अपने परिवार को समय नहीं दे पाता था, और
साल में सिर्फ 1 या 2 दिन उसका गांव जाना होता था, वो भी उसने अपने पिता से एक तरह का मूक वादा किया था कि वो उनके पोते को मिलवाएगा जरूर। कुछ साल ऐसा चलता रहा कि सिर्फ 1-2 दिन वो लेके जाता और बात मिलवाने के लिए। वो कुछ साल ऐसा चलता रहा कि वो 1-2 दिन लेके जाता और उसके बाद फिर वापस आ जाता। कभी भी दादा दादी का मन भरा नहीं उस मिलन से। वो चाहते थे कि कुछ दिन रुके। पोता भी तो प्यार करता था, उसको भी तांग रहती थी कब वो साल का 1 या 2 दिन आएंगे और वो अपने दादा दादी के पास जाएगा। खैर, शायद इस बार कुदरत को कुछ और मंजूर था, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि काम बड़ा अच्छे तरीके से जब सारा तरीके से मतलब वर्कशॉप में लड़के भी और लग गए, तो फिर सागर को किसी ने सलाह दी कि आप अपने बाकी काम भी कर सकते हैं और बिजनेस को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तो क्यों ना आप इसके लिए एक मैनेजर रख लो, आपका सब काम मैनेजर देखेगा। और इस दौरान कुछ लड़के भी हुनर वाले जो थे वो इतने काबिल हो चुके थे कि जैसे सागर की डिट्टो थे। इसलिए अब सागर महसूस करता था कि अब उसके बिना भी वर्कशॉप अच्छे से काम कर सकती है। फिर जब गर्मियों की छुट्टियां आई तो सागर का खुद ही मन बना कि क्यों ना इस बार कम से कम 1 महीना हम रुके। सागर की पत्नी को जब ये बात पता लगती है वो तो खुशी से झूम उठती है, जैसे वो बस कितने वर्षों से वो और उसका बेटा यही सुनना चाहते थे। सागर स्ट्रिक्टली कहता है अपनी पत्नी को कि माँ बाबा को मत बताना कि हम इतने दिनों के लिए रहने आए हैं, सरप्राइज देंगे। अब वो गाड़ी से पहुंचते हैं गांव। जब पिता मिलते हैं खुश तो होते हैं, लेकिन उनको पता था कि ये तो खुशी सिर्फ 1-2 दिन की है। अब जब सागर डिक्की खोलता है गाड़ी की, जो सामान से लदी पड़ी थी, उसके पिता हैरानी से पूछते हैं कि बेटा बड़ा सामान लेकर आए हो इस बार। तो सागर कहता है पिताजी अब 30-35 दिन रुकना है तो सामान तो लेकर आएंगे ना, कपड़े ज़्यादा लेकर आएंगे। जैसे ही उनके पिता सागर के मुख से ये बात सुनते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं दोनों मियाँ बीबी। अच्छा तुम मतलब 35 दिन रहने आए हो? तो सागर कहता है हाँ मतलब 30-35 दिन। तो उसके पिता कहते हैं ना ना ना, मैं दूसरी बात नहीं सुनूंगा, 35 दिन रुकना है कम से कम। जैसे उन बुजुर्ग शरीरों में कोई एनर्जी दौड़ पड़ी हो, ताकत आ गई हो, जैसे कितने वर्षों से वो सुनना चाहते थे कि हाँ कब हमारा पोता इतने दिन हमारे पास रुकेगा। आज वो घड़ी आ गई थी। अब जब सागर गांव की तरफ आया था इस साल, उसने थोड़ा सा अच्छे से गांव को देखना शुरू किया, क्योंकि रहने के लिए काफ़ी दिन थे। अब जब वो गांव घूमता है तो उसको काफ़ी बदलाव गांव में नजर आता है। जहाँ पर मूलभूत सुख सुविधाओं की भी कमी थी, वहाँ पर अब सुविधाएं मिलनी शुरू हो चुकी थी। कुछ छोटी सी मार्केट ओपन हो चुकी थी और इलेक्ट्रिसिटी का भी काफ़ी फर्क पड़ चुका था। धीरे धीरे बदलाव आ रहा था जो सागर भली भांति महसूस कर पा रहा था। रात के समय जब खाना हो रहा था तो ये बातों का जिक्र होना शुरू हुआ कि जी हाँ बस सब ठीक चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, गांव तरक्की कर रहा है। सागर के पिता हाँ में सर हिला के कहते हैं कि हाँ बेटा, जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और वो हो रहा है। अब धीरे धीरे जब ये बातें चल रही थी तो सागर कहते हैं कि कुछ जो अपनी ज़मीन है अब उसके कुछ भाव भी बढ़ गए होंगे। तो कहते हैं कि हाँ इतने नहीं बढ़े, तुम्हें भी पता है कि जंगल के पास ज़मीन लगती है, उसकी वजह से ज़मीन के भाव नहीं बढ़े। तो सागर कहते हैं कि जंगल के पास ज़मीन लगती है तो उससे क्या दिक्कत हो सकती है। तो सागर के पिता कहते हैं कि बेटा जंगल में सुना है कोई खूंखार जानवर है, पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी मौतें हुई हैं। और सबसे हैरानी वाली बात क्या है कि वो पता नहीं कैसा जानवर है, जिस भी आदमी या औरत का उसने शिकार किया उसका सर सिर्फ गायब होता है, बाकी धड़ मिलता है, जिससे पता लगता है कि हाँ कोई मौत हुई है। अब जब ये बात सुनता है सागर तो बड़ा हैरान होता है कि भाई ये कौन सा चूजी जानवर आ गया जो सिर्फ सर ही शिकार यानी सर का शिकार करता है और बाकी धड़ वैसे का वैसे पाता है। तो पूछता है सागर अपने पिताजी से कि क्या आपने अपनी आंखों से देखा है ये सब कुछ या फिर बस सुनी सुनाई बातें। तो फिर उनके पिता कहते हैं कि बेटा
एक दो तीन चार वारदातें होती तो ना देखा होता वो बात अलग है, सुनी सुनाई बातों पर हम भी विश्वास नहीं करते, लेकिन कम से कम पिछले कुछ सालों में 25 से ज़्यादा हूबहू एक जैसी मौतें हुई हैं। अब सागर कहता है कि सच में क्या ये जानवर का काम है, किसी सीरियल किलर का काम तो नहीं है। तो उसके पिता बड़ी हैरानी से ये सीरियल किलर क्या होता है? तो सागर कहता है कि कोई ऐसा आदमी जिसको किसी को बस मारने का शौक हो, कोई कारण या बिना किसी कारण के भी, वो कुछ समय के अंतराल के बाद एक ही तरह से लोगों को मारता है, जैसे इसका सर गायब होता है जैसे लोगों का। लेकिन उनके पिता इस बात को नकारते हैं कि नहीं, कहते हैं कि जानवर है। अब खेत जो हमारे जंगल के पास, उसकी वजह से उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि लोग जंगल के आसपास जाने से भी डरते हैं। सागर कहता है कि अरे डर किस बात का पिताजी, आपके पास राइफल है, जाइए शिकार कीजिए उस जानवर का। उसके पिता भी हंसते कहते हैं कि बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और जिस जानवर ने इतने शिकार किए मैं उसका अकेला शिकार करने जाऊंगा तो खुद शिकार बन जाऊंगा। सागर की माँ भी कहती है कि अरे कहाँ पर इनको भेज रहे हो, अब ये उठकर घर से बाहर सही सलामत चले जाएं तो उतना ही काफ़ी है। तो तुम कह रहे हो कि जंगल में ये राइफल लेकर जाएंगे और शिकार करेंगे, इनका खुद का शिकार हो जाएगा। ये कह के सब मंद मंद मुस्कुराने लग पड़ते हैं। लेकिन सागर सीरियस, वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ बाबा जी, क्या किसी ने भी जंगल में हिम्मत नहीं की उसका शिकार करने की? तो सागर को उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा सब डरते हैं। सागर कहता है कि मैं सबको कल इकट्ठा करूंगा, जितने भी मेरे पुराने मित्र हैं। अरे सभी धाकड़ हैं, लेके जाएंगे सबको, देखेंगे ऐसा कौन सा जानवर है। अगर कोई एक दो आदमी जाते हैं तो ठीक है, उसका शिकार होना लाजिम है, लेकिन अगर 20-25 लोग जाएंगे तो वो जानवर वैसे ही डर के भाग जाएगा, और एक बार हमारी पकड़ में आ गया, मेरे राइफल की गोली लगी तो बस खौफ खत्म। सागर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट था कि वो उस जानवर की धरपकड़ कर ही लेगा और लोग उसका साथ देंगे भी। ये इस बात को लेकर पूरी तरीके से निश्चिंत था, और हुआ भी ऐसे। अगले 2-3 दिनों में उसने ग्रुप बनाना शुरू किया कि भाई किसी का भी नंबर लग सकता है, कल को तुम्हारा भी लग सकता है, तुम्हारा भी लग सकता है, तो इससे पहले कि किसी का नंबर लगे तो हमें उसका नंबर लगा देना चाहिए। अब सब उसकी बात पर विश्वास भी कर रहे थे कि भाई शहर से आया है, राइफल भी तो है उसके पास, और उसका जो परिवार है कुछ ऐसा वैसा परिवार नहीं है, काफ़ी धाकड़ परिवार रहा है। अब कुछ दिन बाद इनकी सलाह बनती है कि हम इस दिन चलेंगे और जंगल में अलग अलग जगह पर ग्रुप बनाएंगे। राइफल तो सिर्फ सागर के पास थी, बाकी सबके पास किरपान, बड़े से दातर, ये सब कुछ उन्होंने ले लिए कि बस जो भी खूंखार जानवर मिले तो बस हमला कर देना है। अब ये तय समय पर जाते हैं उस जंगल में जहाँ पर सबसे ज़्यादा लाशें मिली थी, उस एरिया को ये आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद पेड़ पर लोग चढ़ जाते हैं सारे। फिर इंतज़ार होता है उस जानवर का। पहला दिन शायद इनके लिए अच्छा नहीं था। इन्हें किसी भी तरीके की ऐसी हलचल, किसी भी तरीके का कोई ऐसा सस्पेक्टेड जानवर नज़र नहीं आया जो इस तरीके का शिकार कर सकता है। ऐसे ही कम से कम 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आती है वो रात, वो खौफनाक खूंखार रात जिसका इंतजार सागर कर रहा था, लेकिन उसको ये आभास नहीं था कि वो उस रात क्या देखेगा। वो तो बस तैयारी करके आया था एक जानवर की, जो है तो खूंखार लेकिन फिर भी है तो जानवर। एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 गोलियां लगी तो वहीं पर ढेर हो जाएगा और उसके आतंक का अंत हो जाएगा। अब उस रात वो पहले की जैसे ग्रुप बनाकर सब बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे। कुछ समय बाद अचानक से एक ऊंची चीख सबका कलेजा कंपकपा देती है। ये चीख शायद उन्हीं में से किसी एक की थी। अचानक से सब उस चीख की तरफ रोशनी करते हैं, टॉर्च करते हैं, तो पाते हैं कि एक आदमी को कोई घसीट के जंगल के अंदर की तरफ लिए जा रहा है। बस सब के सब अलर्ट हो जाते हैं। जिस चीज़ की तलाश में वो थे वो उनको मिल चुकी थी, लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो आदमी भी ग्रुप में बैठा हुआ था। तो फिर सबकी नज़रों के सामने उसको किसने, खास तौर पे जानवर ने, कैसे पकड़ लिया? खैर अभी ये सोचने की बात नहीं थी, बस कर देने का काम था।
तो इसलिए ये उसी तरफ भागना शुरू करते हैं, लेकिन वो आदमी देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने ओझल हो जाता है अंधेरे में। अब उसकी आवाज़ अलग अलग जगह से आ रही थी, यानी जो भी था वो सारे ग्रुप को छिन्न भिन्न करना चाहता था, और वो इस चीज़ में कामयाब हुआ भी। पहले 3-3, 4-4 लोगों का ग्रुप छटा, 2-2 का ग्रुप, फिर 1-1 का ग्रुप हुआ। सागर बिल्कुल कंसिस्टेंट होके उस आवाज को फॉलो करता जा रहा था, और वो अंधकार में जाता जा रहा था। सिर्फ आवाज उसका एकमात्र साधन थी जिसके जरिए वो ये जान पाता कि आखिर वो शख्स को वो जानवर किस तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि टॉर्च दूसरे वाले के हाथ में थी। अब एकदम से अंधकार वाली जगह पे आके आवाज आना बंद हो जाती है। कुछ समय बाद फिर से आवाज आनी शुरू होती है, जैसे कि कोई आदमी को चीर रहा है अपने पंजों से, उस पर वार कर रहा है। लेकिन ये आवाज अब आसपास से नहीं, कुछ ऊपर से आ रही थी, जिससे शायद ये मालूम जान पड़ रहा था कि वो किसी पेड़ पर है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? कोई इतना ताकतवर जानवर कैसे हो सकता है जो किसी हट्टे कट्टे इंसान को खींच कर ऊपर ले जाए? यही सोच में सागर था। लेकिन अब वो ऊपर देखने लगता है, और अचानक से जब उसका ध्यान जाता है एक पेड़ की तरफ, उसको एक नहीं 2 शख्स दिखाई देते हैं। पहला वो जो उनके ग्रुप में था, वो किसी डाली पर किसी कपड़े की भांति लटका हुआ था, और उसके पास ही कोई बैठी हुई थी। ऐसा सागर को इसलिए लगा कि उसके जो कपड़े थे काफी फैले हुए थे, शायद कोई औरत है। लेकिन सागर, ऐसे कैसे हो सकता है? सागर ये सोचता है कि कोई औरत में इतनी शक्ति कि वो उसको ऐसे ऊपर खींच ले। लेकिन हाँ, डायन में ऐसी शक्ति जरूर हो सकती है। सागर बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करता है, फिर उसको एक चेहरा नजर आता है डायन का। वो उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। उस आदमी की गर्दन ऊपर करती है बालों से पकड़कर, और नाखून के एक ही वार से उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। उस आदमी का बेजान शरीर नीचे गिरता है, और सागर वो डर के मारे कंपकपा रहा था। लेकिन वो हिम्मत करके एक फायर करता है जो मिस फायर हो जाता है। डायन की ऊंची हंसने की आवाज आती है। फिर से वो दूसरा वार करता है, वो भी मिस फायर हो जाता है। तीसरी बार वो चिल्लाता है, डायन! इतनी ऊंची चिल्लाता है कि आसपास जितने भी लोग थे सब उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो बस एक ही बात चिल्लाए जा रहा था, डायन डायन, और वो उसकी तरफ देख के हंसे जा रही थी। अब जैसे ही लोग आसपास इकट्ठा होते हैं तो सब एक बार देख के सन के सन रह जाते हैं, क्योंकि वो तो तलाश में आए थे किसी जानवर की, और उनको नजर क्या आई? डायन। आज ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि जो भी ये शिकार किए जा रहे थे ये किसी जानवर का काम नहीं बल्कि एक खूंखार डायन का काम था। अब कुछ उसमें से हिम्मत करके उस पर वार करते हैं, जो भी उनके हाथ में हथियार था वो वार करते हैं, जिससे डायन का अचानक से शक्ल गुस्से में हो जाती है, और वो देखते ही देखते एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर, हवा की तेजी से दूसरे से तीसरे की ओर, और फिर गायब। अब वहां पर पड़ा था सिर्फ एक शख्स का धड़, सर वो डायन ले चुकी थी। उसकी बॉडी को गांव में लेकर आया जाता है। आज गांव में मातम की रात थी। सारे का सारा गांव दुख में डूबा था, खौफ में डूबा था। उस डायन के मौत का मातम हो रहा था, एक जवान मौत का, और इल्जाम लग रहा था सिर्फ और सिर्फ सागर पर। सभी सागर को धुतकार रहे थे कि आखिर ये सबको लेकर गया ही क्यों? अगर वो डायन का शिकार कर लेता तो आज सारे गांव, बल्कि उसी गांव में नहीं दूसरे गांव में भी उसके चर्चे हो रहे होते। लेकिन फेल होने पर सभी उसकी जिम्मेवारी सेट कर रहे थे। वो माहौल सागर के खड़ा होने का नहीं था, ये पिता भली भांति जानते थे, और वो उसको जैसे तैसे लेकर
वो उसको जैसे तैसे घर पे लेकर चले जाते हैं। सागर आज फूट फूट कर रो रहा था और कह रहा था कि उस बेचारे की मौत का जिम्मेवार तो मैं ही हूँ। अगर मैं ये बेवकूफ़ी ना करता तो हो सकता है कि उसकी जान ना जाती। लेकिन उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा तुझे क्या पता था, तुझे क्या पता था कि वो डायन है। तू भी तो सिर्फ इसी वहम में गया था कि वो एक जानवर है और जानवर का शिकार तो किया जा सकता है, लेकिन डायन का शिकार इतना आसान नहीं होता। अब सागर के पिता बखूबी जानते थे सागर की मनोदशा, इसलिए वो सागर को बड़े प्रेम से समझाते हैं कि बेटा तो कल ही वापस चले जा। गांव में अभी माहौल तेरे खिलाफ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग सकते में आकर कुछ गलत करते हैं। लेकिन सागर की आंखों में आंसू जरूर थे, उसी के साथ साथ उसकी आंखों में अंगारे भी दहल रहे थे। वो अब जल रहा था बदले की आग में। बदला एक डायन से, लेकिन उसका साथ दे कौन? क्या आज के दृश्य के बाद कोई उसका साथ देता? पहले तो वो लोगों को मनाकर लेकर गया था कि किसी जानवर का शिकार करेंगे, लेकिन क्या कोई डायन का शिकार करेगा? यही सवाल उसके पिताजी का भी था, जो बिल्कुल ठीक था। लेकिन सागर कहता है कि जो मर्जी हो, उस डायन का कहर तो खत्म होगा। पिताजी उसको लाख समझाते हैं, लेकिन सागर मानता नहीं है और अगले दिन वो गांव में घूमना शुरू करता है। दूसरे इस गांव में उसके लिए कुछ बचा नहीं था। किसकी तलाश में? तांत्रिक की तलाश में। लेकिन सागर के पहुंचने से पहले रात वाली खबर तकरीबन सभी गांव में पहुंच चुकी थी, इसलिए कोई भी तांत्रिक तो इस केस को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। उन तांत्रिकों की जो असलियत थी वो भी शायद सागर के सामने आ चुकी थी कि वो कितने बड़े तांत्रिक हैं। 2-4 दिन वो घूमता रहा, लेकिन उसको कोई भी तांत्रिक नहीं मिला। हर रोज शाम को वो थक हार कर घर में वापस आ जाता, अपने साथ एक बोझ लिए उस मौत का। लेकिन धीरे धीरे गांव में डर का माहौल ज्यादा फैल चुका था। लोग तरह तरह के छोटे मोटे टोने टोटके कर रहे थे ताकि उस डायन का कहर किसी घर पर ना आए। गांव में रात के समय तो छोड़ो, शाम के समय में ही सुनसान फैल जाती थी। कोई भी बाहर नजर नहीं आता था सिवाय सागर के। जब वो दूसरे गांव में घूम फिर कर वापिस आता खाली हाथ, लेकिन एक मौत का बोझ लिए। अब एक बार वो किसी गांव में गया जहां पर पता लगा कि एक तांत्रिक है, वो काफी सिद्ध तांत्रिक है। जब वो उस गांव में पहुंचा तो पता लगा कि तांत्रिक कहीं किसी काम से बाहर गए हैं और वो इतनी जल्दी आने नहीं वाले, कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। ये सुनकर वो काफी निराश हो जाता है। उनका कांटेक्ट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उनको कांटेक्ट प्रोवाइड नहीं करता। शायद तांत्रिक जी की ये कुछ होगी पॉलिसी कि भाई ऐसे किसी को भी नंबर नहीं देना। लेकिन उस गांव में सागर एक बात नोट करता है कि एक आदमी बार बार उसको फॉलो कर रहा है। कौन है ये? सागर को इसके बारे में नहीं पता। लेकिन जब सागर बाहर जाने लगता है गांव से तो इससे पूछ ही लेता है कि भैया आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो जो आदमी था वो सागर के दादा की उम्र का था, मतलब बुजुर्ग था काफी, और इसलिए थोड़ा सा इज्जत से भी पेश आना शुरू करता है कि बाबा जी कुछ चाहिए क्या, कुछ दिक्कत है? कुछ देखने से वो फकीर टाइप ही लग रहा था। तो बाबा जी उसकी तरफ देख के हंस के कहते हैं, डायन को मारना है? अगर मारना है तो चलो मेरे साथ। उनको ये बात काफी अटपटी लगती है कि ये क्या बात है भाई, बड़े से बड़े तांत्रिक नाम सुनते ही कपकपाए जा रहे हैं और ये एक बुजुर्ग आदमी ये बात कर रहा है, कहीं पागल तो नहीं है? लेकिन वो कहता है कि अगर बदला लेना है तो चलो। फिर से बोलता है। अब सागर सोचता है कि भाई अब घाट घाट का पानी पी लिया है तो इस घाट का भी पानी पी लेते हैं। वो चल पड़ता है उनके पीछे। फिर एक छोटे से घर में जहां पर सिर्फ वो ही शख्स रहते थे वो पहुंचते हैं और एक संदूक खोलते हैं। जब वो संदूक खोलते हैं तो एक किताब निकाल के रखते हैं उसके आगे। वो कहते हैं इसको पढ़ो। जब सागर पढ़ना शुरू करता है तो फिर उसको अंदाजा होता है कि आखिर में मेरे यहाँ
आना सिद्ध हो गया, क्योंकि उस कटी फटी गंदी सी किताब में तरीका लिखा हुआ था डायन को काबू में करने का, उसको मारने तक का। कुछ हथियार थे काफी पुराने जंग लगे, जिसमें ये लिखा था कि सबसे पहले डायन के हाथों पर हमला करना चाहिए, क्योंकि वो भी जो भी कुछ अपना जादू करती है उसमें अपने हाथों का इस्तेमाल करती है। अगर उसके हाथ बांध दिए गए तो फिर उसकी आधी शक्ति खत्म, बाकी उसके मुंह को बांधो ताकि वो कुछ पढ़ ना सके, और जब ये काम कर लो वो वश में आ जाए तो फिर सिर्फ एक चीज, उसकी चोटी काट दो और उसका सारा जादू खत्म। फिर वो एक आम इंसान की तरह होगी और उसे मारना बेहद आसान होगा। जब ये सभी हथियार देखता है तो वो खुश हो जाता है सागर, और वो कहता है बाबा आपको ये चीजें कहाँ से मिली? तो वो आदमी कहता है कि मुझे ये चीजें मेरे पिताजी ने दी। तो वो पूछते हैं कि आपके पिताजी कोई तांत्रिक थे? तो वो कहते हैं कि यूं ही समझ लो होंगे। एक बात बोलूं बेटा? सागर कहता है जी बोलिए। जो ये डायन आज उस जंगल में कहर ढा रही है ना, मेरे पिताजी ने इसकी मां को मारा था, उसके बाद ये किताब लिखी थी। सागर की आंखें फटी की फटी रह जाती है, हैरानी, अच्छा क्या बात है। अब उनकी अवस्था देखकर ऐसा महसूस जान पड़ रहा था कि भाई अब उनके पिता निश्चित तौर पर इस धरती पर नहीं होंगे, क्योंकि वही आदमी उनको अपने दादा की उम्र जितना लग रहा था। और अब सागर एक चीज को नोट करता है कि ये जो शख्स है इसकी शक्ल मिल रही है किसी से। सागर अपनी आंखें बंद करता है, सोचता है, अचानक से उसका ध्यान एक फोटो पर जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, एक बूढ़े इंसान की फोटो। आंखें खोलता है सागर, पूछता है कि आपकी शक्ल जानी पहचानी है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कहीं देखा है आपको। तो वो इंसान कहता है कि बेटा तूने मुझे नहीं मेरे भाई को देखा होगा। तो सागर सोचता है भाई को आपके, लेकिन कहाँ? तो वो आदमी हंस के कहता है बेटा अपने ही घर में, तूने अपने ही घर में देखा होगा अपने दादाजी को। जैसे ही सागर अपने दादाजी की बात सुनता है, अचानक से फ्लैशबैक आता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। हाँ मतलब मैं समझा नहीं। तो वो बूढ़ा इंसान हंस के कहता है कि मैं तेरे दादाजी का भाई हूं, मेरे पिताजी यानी तेरे परदादाजी, सके परदादाजी। आज सागर के सामने एक सच रिवील हो रहा था, यानी कि उसके सामने उसके दादाजी ही थे, कजन दादाजी, और उसके परदादा जी ने यानी सागर के परदादा जी ने उस डायन को मारा था। तभी तो इतने बड़े गांव में सिर्फ सागर ही था जिसको इस चीज की लालसा थी कि वो जाए जंगल में। और उसके बाद जब उस डायन ने यह सब कुछ कर दिया तो सिर्फ सागर के मन में ही आग जल रही थी उसको मारने की। ये उसके खून में था। पहले सागर के परदादा उस डायन की मां को मार चुके थे। सागर खुश होता है अपने दादाजी से मिलकर, आंसू होते हैं उसकी आंखों में, साथ के साथ भाव की वजह से। और वो कहता है कि फिर आप अलग क्यों रह रहे हैं? तो फिर वो कहते हैं, कहानी कुछ लंबी थी जिसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन समअप थे ये था कि इसके परदादा जी तांत्रिक थे, जिसकी वजह से जो इनके बच्चे थे यानी कि इनके दादाजी सागर के, वो इनको पसंद नहीं करते थे और वो अलग हो चुके थे काफ़ी समय से। यूँ समझें कि काफ़ी समय से इनका परिवार का, इनके मेन परिवार का जो ये शख्स थे इनसे कोई लेना देना नहीं था, कट ऑफ हो चुके थे। जिंदा हैं मर गए हैं किसी को नहीं पता था। शायद ये उस पीढ़ी के आखिरी शख्स थे, क्योंकि पता चलता है कि उनके बच्चे वगैरह फॉरेन में रहते हैं और वो भी उनसे कट ऑफ हो चुके हैं। अब वो अकेले जीवन व्यतीत कर रहे थे। सागर लाख कोशिश करता है उनको घर ले जाने की, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, बस जो कुछ होगा यही होगा। खैर वो जो सामान था वो जब सागर अपनी गाड़ी में लेकर चला जाता है और जब वो घर पहुंचता है, संदूक अपने पिताजी के आगे रखता है, तो उसके पिताजी
हैरान रह जाते हैं कि ये तुझे कहाँ से मिला। फिर वो उसको सारी कहानी बताता है। सागर के पिताजी भी हैरान थे कि अब तक उनके चाचा जी ही तो हुए, जिंदा हैं। मिलने की इच्छा तो थी, लेकिन सबसे पहले तो अपने बेटे को समझाना था कि भाई इन कामों में ना पड़। मैं तो कहता हूँ तू चले जा, तेरे परदादा जी ने किया था, वो बहुत बड़ी शक्तियों के माहिर थे, हमें तो कुछ नहीं आता। लेकिन सागर उनकी एक नहीं सुनता। वो किताब निकाल कर दिखाता है कि सब कुछ परदादा जी यहाँ पे लिख के हैं, कैसे उस डायन को मारना है। अब मैं सब कुछ करूंगा। उस रात जोरदार बहस होती है दोनों बाप बेटा के बीच में, लेकिन सागर अपनी बात पर यूं टस के मस रहता है। उसको कुछ दिन चाहिए होते हैं सब चीजों की तैयारी के लिए, उस डायन को मारने के लिए, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब रात को वो सोने की तैयारी करता है, सो जाता है बाद में, फिर उसको एक सपना आता है। वो देखता है कि वो जंगल की ओर बढ़े जा रहा है, हाथ में राइफल लिए। अचानक उसको पेड़ पर कुछ चीख सुनाई देती है। वो देखता है कि कोई आदमी ठीक वैसे ही लटका हुआ है जैसे उसने कुछ दिन पहले साक्षात देखा था, लेकिन ये आदमी कोई और था। डायन वही थी। वो उसके सामने उस आदमी का सर धड़ से अलग कर देती है और फिर अचानक से उड़ते हुए बिल्कुल एक सामने झोंपड़ी की ओर जाती है। सागर की जाग खुलती है। यह सपना था, शुक्र है सपना था, लेकिन पिछली बार जब वो शिकार हुआ था वो झोंपड़ी नहीं थी। अब उसके बाद सागर उठता है, जैसा मैंने किस्से के शुरुआत में बोला, सब कुछ वो होता है आपने सुन लिया होगा, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। आखिर में जब आमना सामना होता है उस डायन और सागर का, डायन कहती है कि बच के जा नहीं पाओगे अगर वार किया तो। सागर, जिसके हाथ कंपकपाए जा रहे थे, वो भी समझ पा रहा था कि मुकाबला तो करना है, लेकिन अभी मुझे लग नहीं रहा कि इससे उसको कोई फर्क पड़ेगा। वो अपनी बंदूक नीचे करनी शुरू करता है, लेकिन एक ही पल में उसके दिमाग में एक बात आती है कि यही एक मौका है। रखते रखते वो सीधा तानता है, बिना कुछ सोचे समझे बस फायर कर देता है। गोली उसके एक कंधे पर लगती है। डायन अचानक से पीछे होती है, ऐसा लगता है उसको झटका लगा है, लेकिन सागर ये भली भांति जानता था कि इससे मरेगी नहीं डायन, कुछ समय के लिए निरस्त हो जाएगी। इसीलिए वो जल्दी से दूसरा फायर भी उसके दिल के पास करता है और डायन अचानक से नीचे गिर पड़ती है। सागर जल्दी से अपने साथ जो सामान लेकर आया था, यानी कि हाथ को बांधने के लिए, वो जल्दी से उसके हाथ बांधता है, उसका मुंह बांधता है। उसके सर पर एक कपड़े से सर उसका ढका हुआ था, क्योंकि सागर को पता था कि डायन अपना सर ढकेगी ताकि उसकी चोटी को कोई भी काट ना सके। सागर ये सब कुछ जल्दी जल्दी करना चाहता था ताकि वो इस डायन के आतंक का अंत कर सके। जैसे ही सागर कपड़ा ऊपर करता है तो सागर की सारी इच्छाएं वहीं पर धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि जब वो कपड़ा ऊपर करता है तो वहां पर बालों का नामो निशान नहीं था, ना ही खोपड़ी का भी। डायन का दिमाग फड़फड़ा रहा था, काफी तेज। एक ही पल में सागर की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। उसको पता लग चुका था कि वो डायन को मार नहीं पाएगा। अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता था कि जितनी जल्दी हो सकता है कि वो यहां से भाग जाए, क्योंकि अगर डायन फिर से एक्टिव हो गई तो वो उसको छोड़ेगी नहीं। इसलिए वो जल्दी से भागता है ऊपर की ओर और जितनी तेज हो सकता है घर पहुंचता है, घर वालों को उठाता है और सबको जल्दी से सारी कहानी, सारा किस्सा बताता है और अपने पिता को स्ट्रिक्टली कहता है कि अभी के अभी यहां से निकलना होगा, इससे पहले कि डायन शिकार करे। जल्दी से वो घर खाली करते हैं, रातों रात शहर की तरफ निकलते हैं। सागर को समझ आ चुकी थी कि उस खूनी डायन का अंत नहीं है। उसने अपनी शक्तियां कहीं और छुपा दी। अब उसकी शक्तियां चोटी में नहीं बल्कि कहीं और है।
इस चीज का क्या राज है किसी को नहीं पता, लेकिन जो उसने किया बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि अगर गांव में रह जाते तो फिर डायन का कहर देखने को मिलता। कुछ दिन बाद खबर आती है कि जो वो शख्स था, यानी कि उसके दादाजी लगे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। डायन ने की कुछ नहीं पता, लेकिन वो नहीं रहे। फिर जो भी दाम मिले उसी दाम में घर को बेचना पड़ा, जमीनों को बेचना पड़ा, और सागर के पिता को, माता को ना चाहते हुए भी शहर में रहना पड़ा। लेकिन हाँ, इस बात की खुशी थी कि अब वो अपने पोते की शक्ल रोजाना देख पाएंगे। गम इस बात का है कि अपनी आखिरी सांस अपनी जमीन पर नहीं ले पाएंगे। लेकिन हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। आप सागर को बेवकूफ भी समझ सकते हैं, लेकिन किसी पारलौकिक शक्ति का सामना करना भी अपने आप में बहादुरी होती है। हाँ, बेवकूफ़ी तो की उसने, लेकिन ऐसे जाबाज कम ही पैदा होते हैं। अगर उसे थोड़ा सा भी साथ मिला होता किसी का, तो वो इस आतंक का अंत कर देता। आई होप कहानी सही लगी होगी आपको। आज मैंने किस्सा नहीं बोला, कहानी बोली है। आप समझ सकते हैं कि क्यों। मेरा काम है आपको हॉरर, पैरानॉर्मल, थ्रिल के जरिए एंटरटेनमेंट देना, और उम्मीद करता हूँ कि वो आपको मिला भी होगा, आप तक पहुँचा भी होगा। अगर ऐसा है तो लाइक में कंजूसी मत करना, साथ के साथ ही चैनल सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी मत करना जिन्होंने नहीं किया, और कमेंट में भी फीडबैक जरूर देना। अच्छी लगे कहानी तो शेयर जरूर कर देना, इस चीज़ की मुझे दरकार रहती है। और साथ के साथ ही आप भी चाहते हैं कि कोई ऐसी कहानियाँ, ज़बरदस्त कहानियाँ जिसका कई बार आपके साथ कोई ताल्लुक़ ना भी हो, तो वो मुझे आप शेयर कर सकते हैं अगर आप मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं। लेकिन मज़ा तो तब आता है जब बिल्कुल असली किस्से हों, आपके साथ हुए हों। मैं ये नहीं चाहता कि आपके साथ हों, लेकिन फिर भी जाने अनजाने हो गए हों और आप वो बताना चाहते हैं, तो जो आपके स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और साथ के साथ इंस्टा आईडी नज़र आ रही है, यहाँ पर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपके किस्सों को नरेट करने की। अभी काफ़ी किस्से पड़े हुए हैं, तो अगर जो सुनने वालों को लग रहा है कि भाई मैं उनका किस्सा नरेट नहीं कर रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कई बार 2-2 महीने बाद भी बारी आती है। जैसे ही मैं आपका किस्सा रिकॉर्ड कर लूँगा, आपको खुद ब खुद ही उसी नंबर पर, उसी मीडियम पर मैसेज पहुँच जाएगा कि आज आपका किस्सा इस एपिसोड में नरेट किया जाएगा। सब्र का फल मीठा होता है। साथ के साथ ही अगर आप चाहते हैं कम्युनिटी को ज्वाइन करना, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे हमारी जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ेंगी, फ्रेंडशिप बढ़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आप भी कोई ना कोई बात तो करना चाहेंगे ग्रुप में, जो आप कमेंट्स के रूप में नहीं कर सकते गाली के अलावा। तो जुड़िए कम्युनिटी के साथ, मिलते हैं कम्युनिटी में भी आपको, जहाँ पर 24/7 एक्सेस रहेगी आपको बात करने की सही लहजे में। आज के एपिसोड को यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।